यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब लेक्चर सुन रहा है उसके हिसाब से कैसे हो सब लोग। होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज आपका स्वागत है अगले रिवीजन लेक्चर में और हम आज रिवाइज करने वाले हैं छोटे छोटे टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी। सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी। अब एक बात बताओ, पॉलिटिकल पार्टी पे टैक्स कैसे लगता है? एक सेक्शन हुआ करती है 13A और 13A ये बोलती है पॉलिटिकल पार्टी की जितनी भी इनकम होती है वो सब एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन पीजीबीपी की इनकम टैक्सेबल है। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए जितनी भी इनकम होती है वो सब एग्जेम्प्ट हो जाती है, सिर्फ पीजीबीपी का इनकम है वही टैक्सेबल है, बाकी कोई टैक्सेबल नहीं है। सैलरी का इनकम हो नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज का इनकम एग्जेम्प्ट है, सिर्फ पीजीबीपी का इनकम है वो टैक्सेबल है। अब एक चीज समझना, मेन जो इनकम होती है पॉलिटिकल की पार्टी की दैट इज फ्रॉम डोनेशन। तो डोनेशन को ये लोग डोनेशन नहीं बोलते, वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो क्या वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट होगा? आंसर इज यस। लेकिन एक चीज समझना, पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जेम्प्ट है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो यह है कि उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और उसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरी चीज, एक चीज समझना, यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, उसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी। और तीसरी चीज ये कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन मिल रहा है वो 20,000 से ज्यादा का है, अगर डोनेशन मिल रहा है वो 20,000 से ज्यादा का है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको उसका रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना पड़ेगा। एंड एक और चीज समझना, पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन मिल रहा है वो 2,000 रुपीज से ज्यादा का है तो उस केस में उसको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसी से पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट कर सकती है। तो देखो, डोनेशन से रिलेटेड दो चीजें आप याद रखना कि पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 रुपीज से ज्यादा का डोनेशन मिलता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। एंड 2,000 से ज्यादा का डोनेशन है तो वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब या इलेक्टोरल बॉन्ड से ले सकते हैं, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड है उसी से ले सकते हैं। अब एक चीज समझना, एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर सपोज 20,000 से ज्यादा का, 25,000 का 5 लोगों ने डोनेशन दिया तो 5 लोगों ने 25 25 25 सो 1,25,000 दिया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। तो क्वेश्चन यह आता है पॉलिटिकल पार्टी की जितनी भी इनकम है वो सब टैक्सेबल हो जाएगी या सिर्फ जो वायलेशन वाला पार्ट है वही टैक्सेबल हो जाएगा? तो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ने ये व्यू ले रखा है कि ओनली जो वायलेशन वाला पार्ट है वही टैक्सेबल होगा। तो देखो, कहीं पे जहां पे वायलेशन होता है तो जो वायलेशन वाला पार्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी वाली इनकम है वो पॉलिटिकल पार्टी की एग्जेम्प्ट ही रहेगी। अब एक और चीज समझना, जब आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो आपको 80 जीजीसी या जीजीबी में डिडक्शन मिलता है। अब एक बात समझना, 80 जीजीबी में किसको मिलता है? इंडियन कंपनी को। बाकी जीजीसी में मिलता है 100% डिडक्शन मिल जाता है। तो जब भी आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है, 100% डिडक्शन मिल जाता है 80 जीजीबी जीजीसी में। लेकिन एक चीज समझना, वहां पे कंडीशन होती है कि डोनेशन शुड बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। कैश में डोनेशन नहीं करना है, बाकी किसी भी मोड में आप डोनेशन करोगे चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब एक बात समझना, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो होता है वो इलेक्टोरल ट्रस्ट को इस साल जितना भी डोनेशन मिलता है, वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन मिलता है, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर उन्होंने 95% और मोर उस डोनेशन का, इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 95% और मोर जो भी डोनेशन है उसका पॉलिटिकल पार्टीज को बांट दिया। तो मैंने बोला कि इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो भी इस बार वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन मिलता है या डोनेशन मिलता है इस साल, वो उसका 95% और मोर अगर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जो भी उनको डोनेशन मिला वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, मैंने बोला 95% और मोर, किसका पता है? इस साल जो डोनेशन मिला एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर का कोई एक्यूमुलेशन वगैरह चला आ रहा है तो वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट और इस साल डोनेशन मिला उसका अगर 95% और मोर पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जो भी उनको डोनेशन मिला वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा ड्यू टू सेक्शन 13B। अब एक चीज समझना, आई कैन टेक वन एग्जाम्पल। सपोज हुआ क्या कि इस साल में इलेक्टोरल ट्रस्ट को 100 करोड़ का डोनेशन मिला, उन्होंने 96 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पूरा 100 करोड़ है वो आपका हो जाएगा एग्जेम्प्ट करके, ठीक है। अब एक बात समझना, नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंड कि 4 करोड़ का एक्यूमुलेशन है, नेक्स्ट ईयर 200 करोड़ का डोनेशन मिला तो 204 करोड़ का 95% और मोर, 95% और मोर अगर नेक्स्ट ईयर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप जो 95% लोगे वो किसका लोगे? 204 का लोगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 200 करोड़ मिला, 4 ईयर इस साल का एक्यूमुलेशन चल रहा है तो 204 करोड़ का 95% और मोर अगर पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उस केस में आपको जो 200 करोड़ डोनेशन मिला था वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक और चीज समझना, यहां पे इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है उसको सिर्फ डोनेशन एग्जेम्प्ट होता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो भी दूसरी इनकम होती है, जैसे मान लो इलेक्टोरल ट्रस्ट को बैंक एफडी पे वगैरह इंटरेस्ट मिला तो वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, आप जब डोनेशन देते हो इलेक्टोरल ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दो या इलेक्टोरल ट्रस्ट
ट्रस्ट को डोनेशन दो, आपको जीजीबी जीजीसी में डिडक्शन है वो मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन यही होती है कि भैया आपको डोनेशन जो देना है वो एनी मोड अदर देन कैश देना है, आप कैश में डोनेशन नहीं दे सकते। अब एक और चीज समझना, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है ना, वो इलेक्टोरल ट्रस्ट किस किस से डोनेशन नहीं ले सकता। पहली चीज तो मैं बता दूं, इलेक्टोरल ट्रस्ट है ना, वो सिर्फ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही डोनेशन ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्टोरल ट्रस्ट कैश में डोनेशन नहीं ले सकता। अब एक और चीज समझना, इलेक्टोरल ट्रस्ट किसी भी ऐसे इंडिविजुअल से डोनेशन नहीं ले सकता जो इंडियन सिटीजन नहीं है। कोई भी बाहर का सिटीजन है उससे डोनेशन नहीं ले सकता, एज वेल एज द किसी दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से भी डोनेशन नहीं ले सकता। और इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी से डोनेशन नहीं ले सकता, एज वेल एज द फॉरेन सोर्सेज से कोई डोनेशन आ रहा है तो वो नहीं ले सकता। तो मैंने क्या बोला, इलेक्टोरल ट्रस्ट कैश में डोनेशन नहीं ले सकता। दूसरी चीज, नॉन सिटीजन पर्सन जो है उससे डोनेशन नहीं ले सकता, गवर्नमेंट कंपनी से डोनेशन नहीं ले सकता, दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से डोनेशन नहीं ले सकता, एज वेल एज द जो फॉरेन फंडिंग से डोनेशन है वो भी नहीं ले सकता। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज द टैक्सेशन ऑफ फर्म एंड एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी पे कैसे टैक्स लगता है, तो देखो मैंने बोलूं पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के लिए टैक्स रेट रहती है 30%। यहां पे सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से अगर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी का इनकम है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। सो इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से। हेल्थ एंड एजुकेशन से वो हमेशा लगेगा। लेकिन एक चीज समझना, जो स्पेशल रेट्स की इनकम है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। जैसे एलटीसीजी 112A वाला तो 10%, एलटीसीजी 112 वाला है 20%, एसटीसीजी 111A वाला है तो वो 15% से ही टैक्सेबल होगा। अब एक चीज समझना, जब पार्टनरशिप फर्म है वो अपनी इनकम पे टैक्स भर देती है तो पार्टनर के हाथ में जो शेयर्स मिलता है वो शेयर पूरा एग्जेम्प्ट होता है। जो पार्टनर को शेयर मिलता है पार्टनरशिप फर्म से वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब एक और चीज समझना, पार्टनरशिप फर्म जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है पार्टनर को वो अलाउ होता है। लेकिन कितना अलाउ होता है, एक सेक्शन 40B का लिमिट दे रखा है जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। 40B के लिमिट के हिसाब से अलाउ हो जाता है। और मैं बता दूं, जितना अलाउ होता है पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन, उतना का उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। और मैं बता दूं, पार्टनर के हाथ में जो टैक्सेबल होता है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। तो पार्टनर को कोई भी सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, इवन इंटरेस्ट मिलता है, इवन उनको इंटरेस्ट मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। अब एक और बात समझना, पार्टनरशिप फर्म के जो लॉसेस होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म ही कैरी फॉरवर्ड करती है, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। और पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में मैं बता दूं, टैक्सेशन इनकम टैक्स में सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक ही फर्क है, जो सेक्शन 44AD होती है 6% 8% वाली, दैट इज एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। अब एक बात समझना, पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है तो पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होता है, पीएनडल के डेबिट में डाल सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं कितना अलाउ होता है, कैसे अलाउ होता है, उसके लिए 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दिया, पार्टनरशिप फर्म का मतलब यहां एलएलपी भी आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो फर्म है उसने जो रेम्यूनरेशन दिया या इंटरेस्ट दिया वो ऑथोराइज बाय डीड होना चाहिए। तो पहली कंडीशन, वो डीड में ऑथोराइज होना चाहिए, डीड में लिखा हुआ होना चाहिए तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर रेम्यूनरेशन है वो वर्किंग पार्टनर को दिया तो ही अलाउ है, स्लीपिंग पार्टनर को दिया तो अलाउ नहीं, बट इंटरेस्ट वर्किंग पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर किसी को भी देंगे तो अलाउ है। तो रेम्यूनरेशन ओनली वर्किंग पार्टनर को दिया तो अलाउ है, स्लीपिंग पार्टनर को दिया तो अलाउ नहीं है, बट इंटरेस्ट है वो दोनों को दिया तो अलाउ हो जाएगा। एक और चीज समझना, वर्किंग पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअली हो सकता है। किसी भी फर्म में वर्किंग पार्टनर है वो सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन बेटा स्लीपिंग पार्टनर कोई भी हो सकता है। एक और चीज समझना, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट है वो अलाउ होता है अगर उसको आपने प्रोस्पेक्टिव दिया तो। अगर आपने रेट्रोस्पेक्टिव दिया तो अलाउ नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हम 3 पार्टनर है और 3 पार्टनर है और हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। आज हम फेब मंथ में जाके और डीड को चेंज करते हैं और हम बोलते हैं कि 50,000 का रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए और 5% या 10% है वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो 1 अप्रैल 2019 से मिलना चाहिए। क्या ये अलाउ है? आंसर इज नो। यहां से आज अगर आप डीड को चेंज कर रहे हो तो आज के बाद आप रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दोगे वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन आज से पहले वाला है वो अलाउ नहीं होता। तो देखो, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट अगर आप प्रोवाइड करते हो डीड में तो वो आप प्रोस्पेक्टिवली प्रोवाइड करोगे तो वो अलाउ है, रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ नहीं होता है। उसके बाद एक और चीज समझना, 4th कंडीशन ये होती है इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है। तो जो भी पार्टनर का कैपिटल है एंड पार्टनर का लोन, पार्टनर का कैपिटल पार्टनर के लोन पे मैक्सिमम इंटरेस्ट जो अलाउ होता है दैट इज 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से अलाउ होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन पे मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से अलाउ होता है। अब एक चीज समझना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझना बेटा। जैसे एक्चुअल इंटरेस्ट 15% है, डीड में लिखा हुआ है 13%। एक्चुअल इंटरेस्ट 15%, डीड में लिखा हुआ है 13%, मैक्सिमम अलाउ कितना होगा? 12%। अब एक बात समझो, डीड में लिखा हुआ है 15%, एक्चुअल इंटरेस्ट 9% है और मैक्सिमम 12% है, अलाउ कितना होगा? 9% करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, एक्चुअल इंटरेस्ट 15% है, डीड में लिखा हुआ 7% है,
तो कितना अलाउ होगा? 7% अलाउ होगा। तो इन सिंपल वर्ड मैं बोल दूं, जो एक्चुअल इंटरेस्ट दे रहे हो, जो डीड में लिखा हुआ है, और मैक्सिमम 12%, विच एवर इज लोअर है, वो आपको अलाउ हो जाएगा। तो मैं बताऊं, यहां पे पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया तो वो अलाउ होता है, लेकिन अलाउ कितना होता है पता है? जो भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है, डीड में लिखा हुआ है, और मैक्सिमम 12%, विच एवर इज लोअर है, उस रेट से आपको इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा ऑन द पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन। अब एक और चीज समझना, रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होता है। तो मैं बता दूं, पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर को रेम्यूनरेशन देती है तो वो रेम्यूनरेशन अलाउ होता है बुक प्रॉफिट बेसिस पे। अब बुक प्रॉफिट बेसिस पे कितना अलाउ होगा? तो सबसे पहले आप एक काम करो, बुक प्रॉफिट निकालो, और बुक प्रॉफिट का जो अप टू 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट है उसका 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर। तो बुक प्रॉफिट का 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर, और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट रहेगा उसका 60%। ये दोनों की जो टोटल आएगी ना, इट इज अ मैक्सिमम अलाउबल रेम्यूनरेशन। इट इज द मैक्सिमम अलाउबल रेम्यूनरेशन। अब एक और बात समझना, यहां बुक प्रॉफिट की जगह अगर बुक लॉस आ जाता है, यहां पे बुक प्रॉफिट की जगह अगर बुक लॉस हो जाता है तो भी क्या रेम्यूनरेशन अलाउ होगा? क्या मैं बताऊं, अगर बुक लॉस आता है तो भी मैक्सिमम 1,50,000 रेम्यूनरेशन अलाउ होगा। तो बुक प्रॉफिट की जगह अगर बुक लॉस आ गया तो भी 1,50,000 का रेम्यूनरेशन है वो अलाउ होगा। तो मैंने क्या बोला? बुक प्रॉफिट लो। बुक प्रॉफिट का पहले अप टू 3 लाख तक का है, उसका एक काम करो, जितना भी बुक प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय 90% और 150 विच एवर इज हायर, और बैलेंस वाला 60%। दिस इज द अलाउबल रेम्यूनरेशन। अब एक्चुअल रेम्यूनरेशन, अलाउबल रेम्यूनरेशन, विच एवर इज लोअर वाला रहेगा वो आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, सर बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो मैं बता दूं, बुक प्रॉफिट का मतलब बड़ा सिंपल है। आप एक काम करो, सेक्शन 28 से लेके और जितनी 43 तक की जो सेक्शन होती है पीजीबीपी में, उसके हिसाब से आप अपना पीजीबीपी का इनकम निकाल दो। तो इस साल का जो भी पीजीबीपी का इनकम आएगा, लेकिन जस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन लेस करने से पहले वाला जो पीजीबीपी का इनकम आएगा, दैट इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट। रेम्यूनरेशन लेस करने से पहले वाला जो पीजीबीपी का इनकम आएगा, दैट इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट। अब जो बुक प्रॉफिट जो है, जो पीजीबीपी का इनकम आपका आया है बिफोर रेम्यूनरेशन, दैट इज कॉल्ड योर बुक प्रॉफिट। तो मैंने क्या बोला? बुक प्रॉफिट का मतलब क्या? आप इस साल का पीजीबीपी का इनकम निकालो, बट जस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन लेस करने से पहले, अगर आपने लेस कर दिया तो वापस उसको एड बैक कर दो। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे आप ध्यान रखना, इन्होंने बोला सेक्शन 28 से लेके और 43 तक की सेक्शन है, वो सबको फॉलो करते हुए आप एक काम करो, इन सब सेक्शंस को फॉलो करते हुए आप यहां पे पीजीबीपी का इनकम निकालो। तो एक चीज समझना, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी लेस हो जाएगा, क्योंकि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपको सेक्शन 32 से गवर्न होता है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आपका सेक्शन 32 से गवर्न होता है। तो बेटा सेक्शन 32 से अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जब गवर्न हो रहा है, तो उस केस में आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम पुराना जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो भी आप लेस कर दोगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, इस साल का पीजीबीपी इनकम निकालो जस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन करके, ठीक है, बट पुराना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कोई है तो वो आप लेस कर दो। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको क्या बोला? इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% अलाउ होता है। इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% अलाउ होता है, लेकिन मैं अभी जो 2 लाइनें बोलने वाला हूं वो बड़ा ध्यान से रखना और ध्यान देना, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक चीज समझना, एक पार्टनर अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टनर है और इंटरेस्ट उसको मिल रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे, तो जितना भी इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा, 12% का लिमिट नहीं लगेगा। दूसरा, अगर कोई पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर है और इंटरेस्ट अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिल रहा है, तो भी ये लिमिट नहीं लगेगी, जितना इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा। मतलब इन सिंपल वर्ड में बता दूं आपको कि देखो, ये 12% का इंटरेस्ट का लिमिट है, ये लिमिट तभी लगेगा जब पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है और इंटरेस्ट भी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिलता है, या फिर पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे है और इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मिलता है, तो ही ये वाला लिमिट लगेगा। मिस मैंने बोला इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टनर, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है, लिमिट लगेगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टनर, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है, लिमिट नहीं लगेगा। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी से इंटरेस्ट मिलता है, लिमिट लगेगा। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है, तो ये लिमिट नहीं लगेगा। मींस यहां पे इंट्रा कास्ट मैरिज होती है तो लिमिट्स होती है, अगर आपकी इंटर कास्ट मैरिज है तो उस केस में लिमिट नहीं लगेगी। उसके बाद एक और चीज समझना, सेक्शन 78 ये बोलती है कि भैया अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसके हिस्से के जो लॉसेज है ना, वो ना तो पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और ना ही वो पार्टनर कैरी फॉरवर्ड कर सकता, वो लॉसेज लैप्स हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, सेक्शन 78 ये बोलती है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसके हिस्से के लॉस है वो ना तो पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और ना ही वो पार्टनर कैरी फॉरवर्ड
फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकता है वो लैप्स हो जाएंगे। लेकिन एक बात समझना, ये सेक्शन सिर्फ लॉसेस पे लगती है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको अपन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज 184 ये बोलती है पार्टनरशिप फर्म को फर्म कब माना जाएगा, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन ये है कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है उसमें पीएसआर मेंशन होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि जो डीड का कॉपी है वो आपको पहले रिटर्न के साथ में लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही फर्म को फर्म माना जाएगा। पहली कंडीशन पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, डीड में पीएसआर मेंशन होना चाहिए, और डीड का कॉपी है वो रिटर्न के साथ में लगाना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल आप रिटर्न के साथ में नहीं लगाते हो, क्योंकि आजकल आप ई रिटर्न फाइल करते हो। अब एक और बात समझना, सेक्शन 185 बोलती है कि अगर 184 का वायलेशन हो गया, 184 का वायलेशन हो गया, या फिर पार्टनरशिप फर्म ने कोई वायलेशन कर दिया 144 में। 144 बैच जजमेंट असेसमेंट हो रहा है, और बैच जजमेंट असेसमेंट कब होता है, जब वो 4 केसेस में रिटर्न फाइल नहीं किया, रिया वाला नोटिस आया उसका कंप्लाई नहीं किया, स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शन का कंप्लाई नहीं किया, स्क्रूटनी जो नोटिस आया उसका कंप्लाई नहीं किया। तो उस केस में अगर पार्टनरशिप फर्म है उसने 184 की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं या 144 लग गया, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट पार्टनर को देती है वो अलाउ नहीं होगा। रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट जो पार्टनर को देती है पार्टनरशिप फर्म वो अलाउ नहीं होगा, और जब अलाउ ही नहीं हो रहा तो उसके हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 187 ये बोलती है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक चीज समझना, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं पता है, किसी भी फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, किसी भी फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर कोई पार्टनर एडमिट होता है, बट एटलीस्ट वन पार्टनर कंटिन्यू करता है, एटलीस्ट वन पार्टनर कंटिन्यू करता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मैंने क्या बोला, अगर एक पार्टनर एंटर होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है बट एटलीस्ट वन पार्टनर कंटिन्यू करता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। या फिर ऑल पार्टनर कंटिन्यू करते हैं बट उनका पीएसआर चेंज हो जाता है, ऑल पार्टनर कंटिन्यू करते हैं लेकिन उनका पीएसआर चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जैसे एक फर्म थी दैट इज द एबीसी, 3 पार्टनर थे। अब एक बात समझना, इसमें से ए हट गया और बी सी 2 पार्टनर बच गए, इट इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एबीसी थी, उसमें से मान लो ए और बी हट गया और सी जो बचा उसके साथ डी और मिल गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन एबीसी 3 पार्टनर थे उसकी जगह डी एफ आ गया, ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सक्सेशन है। आप मुझे बोलोगे सर सक्सेशन चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्यों पढ़ा रहे हो, देखो जब भी सक्सेशन होता है ना तो उस फर्म के 2 रिटर्न जाते हैं उस साल में। सक्सेशन के केस में 2 रिटर्न जाते हैं, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में एक ही रिटर्न जाता है। तो अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है तो रिटर्न एक ही जाता है, सक्सेशन के केस में आपके 2 रिटर्न जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ये होती है दैट इज द सेक्शन 188 है, दैट इज jointly and severally liable for the liability of partnership firm। अब एक चीज समझना, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी जो होती है उसके लिए पार्टनर है वो तुम्हारी पार्टनर की लाइबिलिटी यहां पे अनलिमिटेड रहती है, इवन इन केस ऑफ द एलएलपी। एलएलपी के केस में भी जो पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स। अब एक चीज समझना, कौन से ईयर के लिए कौन से पार्टनर लाइबल रहेंगे, तो जिस ईयर में आप पार्टनर थे उस ईयर के लिए जो भी लाइबिलिटी रहेगी उसके लिए आप लाइबल हो। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, 3 पार्टनर थे एबीसी 3 पार्टनर थे लास्ट 10 साल से। इस साल में उन्होंने डी को और पार्टनर बना दिया, तो मैं बता दूं लास्ट 10 साल की जो लाइबिलिटी है उसके लिए एबीसी 3 रेस्पॉन्सिबल होंगे और डी जो है वो करंट ईयर की लाइबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मींस एबीसी अलोंग विद द डी इज लाइबल फॉर द करंट ईयर लाइबिलिटी, और लास्ट 10 साल की लाइबिलिटी के लिए सिर्फ एबीसी है वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। इस साल अगर मान लो आप 5 डेज के लिए पार्टनर रहे और फिर आप निकल गए तो भी इस साल की लाइबिलिटी के लिए आप रेस्पॉन्सिबल रहोगे। उसके बाद एक सेक्शन 189 ये बोलती है कि अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, तो अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है या बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उस केस में जो डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म थी उसी के नाम पे, अगर असेसमेंट कोई नया होता है तो उसी के नाम से आएगा, असेसमेंट चल रहा है तो उसी के नाम पे कंप्लीट होगा। एक और चीज समझना, जो भी डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर रहते हैं उसकी फर्म की जितनी भी लाइबिलिटी रहेगी ना उसके लिए वो लाइबल रहेंगे। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, एबीसी 3 पार्टनर थे लास्ट 10 साल से, ठीक है, इस साल डी को पार्टनर बनाया। अब एक बात बताओ, 188 ए तो ये बोलती थी कि डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओनली करंट ईयर लाइबिलिटी, लेकिन सेक्शन 189 बोलती है कि अगर डिसोल्यूशन हो गया, डी आते ही डिसोल्यूशन हो गया, तो डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लास्ट 10 ईयर लाइबिलिटी ऑल्सो। क्योंकि बेटा डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी पार्टनर रहते हैं वो असेट्स उनको मिलती है, तो उसके केस में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी रहेगी उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी पार्टनर दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद में सेक्शन 167 सी ये बोलती है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में भी पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। आफ्टर पार्टनरशिप फर्म अब अपन रिवाइज करने वाले बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। 3 टॉपिक इन अ रो, फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं बिजनेस ट्रस्ट की। बिजनेस ट्रस्ट 2 टाइप के होते हैं, वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड एंड वन इज द
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अभी तक मैं बता दूं इंडिया में एक ही बिजनेस ट्रस्ट है जो अभी तक लिस्टेड हुआ है, दैट इज द एम्बेसी नेशनल पार्क करके, शायद नेम ऑफ द बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है, उन्होंने ये बनाया है। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, बिजनेस ट्रस्ट में आपको क्या याद रखना पड़ता है, सबसे ऊपर होता है यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करता है बिजनेस ट्रस्ट में और बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्ट करता है एसपीवी में। यूनिट होल्डर इन्वेस्ट इन द बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्ट करेगा एसपीवी में। अब एक चीज समझना, बिजनेस ट्रस्ट की जो यूनिट होती है ना वो लिस्टेड होती है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड होती है। अब एक चीज समझना, सबसे ऊपर मैंने क्या बोला, यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर किस में इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस ट्रस्ट में। बिजनेस ट्रस्ट किस में इन्वेस्ट करेगा, एसपीवी। एसपीवी किसको बोलते हैं, एसपीवी एक इंडियन कंपनी होती है। एसपीवी जो होती है वो एक इंडियन कंपनी होती है और वो इंडियन कंपनी जो एसपीवी रहती है वो एक इंडियन कंपनी होती है और वो इंडियन कंपनी बेसिकली रियल एस्टेट बिजनेस में वगैरह एंगेज होती है, दैट इज कॉल्ड एसपीवी। अब एक चीज समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, यहां पे सबसे ऊपर बोला मैंने यूनिट होल्डर, वो किस में इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस ट्रस्ट में। बिजनेस ट्रस्ट किस में इन्वेस्ट करेगा, एसपीवी में। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर ये बिजनेस ट्रस्ट है और बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी के शेयर खरीदे, बोलो क्या खरीदे, शेयर, तो एसपीवी के शेयर खरीदे तो उस केस में क्या होगा कि ये एसपीवी जो है वो बिजनेस ट्रस्ट को क्या देगी, डिविडेंड देगी। और बिजनेस ट्रस्ट को जब डिविडेंड देगी तो मैं बताऊं उस डिविडेंड पे ऑलरेडी एसपीवी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर देगी। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर देगी तो वो डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू 115 बीबीडीए। अगर 115 बीबीडीए लग रहा है तो लगेगा, 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर का टैक्सेबल होगा। अब एक चीज समझना, वही डिविडेंड जब यूनिट होल्डर को बांटा जाएगा तो उसके हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1023 FD। तो मैंने क्या बोला कि अगर बिजनेस ट्रस्ट को एसपीवी से डिविडेंड मिलता है तो एसपीवी ऑलरेडी उस पर डीडीटी पे कर देती है, तो यहां पे बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 115 बीबीडीए, और वही डिविडेंड यूनिट होल्डर के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे बिजनेस ट्रस्ट जो है वो बिजनेस ट्रस्ट को एसपीवी से अगर मान लो इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एसपीवी से अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट जो है ना उस पे पास थ्रू स्टेटस मिलेगा। पास थ्रू स्टेटस का मतलब होता है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में। That interest will be taxable in hands of the unit holder, वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब आप मुझे बोलोगे कि ये इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 FC करके। 1023 FC सेक्शन से यहां पे बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट है एंड दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। अब एक बात बताओ, यूनिट होल्डर के हाथ में कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा, तो अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी यूनिट होल्डर है तो 5% और अगर अदर है तो नॉर्मल टैक्स रेट से। टीडीएस कटेगा 194 LBA में, और टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा, अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी यूनिट होल्डर है तो 5% की रेट से, अदरवाइज नॉर्मल टैक्स रेट की रेट से। यहां पे टीडीएस इनकम नॉर्मल टैक्स रेट की रेट से लगेगी टैक्स, और उस पे जो टीडीएस कटेगा वो 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। सबसे ऊपर यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर विल इन्वेस्ट इन द बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट विल इन्वेस्ट इन द एसपीवी। एसपीवी से डिविडेंड मिला, वो एग्जेम्प्ट है क्योंकि उस पे एसपीवी डीडीटी पे कर देती है, तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 सब्जेक्ट टू सेक्शन 115 बीबीडीए एंड इट विल बी एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर ड्यू टू सेक्शन 1023 FD। अब एक बात समझना, बिजनेस ट्रस्ट को अगर एसपीवी से इंटरेस्ट मिलता है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्टेड ड्यू टू सेक्शन कौन सी सेक्शन की वजह से, 1023 FC, एंड इट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। टैक्स रेट क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी 5%, अदर देन नॉर्मल टैक्स रेट। टीडीएस बिजनेस ट्रस्ट को काटना पड़ेगा कौन सी रेट से, अंडर सेक्शन 194 LBA। टीडीएस का रेट रहेगा, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी यूनिट होल्डर है तो 5%, अदर है तो 10% की रेट से। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक पॉइंट बोलता है कि अगर बिजनेस ट्रस्ट में REIT है, सिर्फ ये REIT के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर बिजनेस ट्रस्ट में REIT है तो REIT को अगर ओन प्रॉपर्टी पे, उनकी जो सेल्फ ओन इमूवेबल प्रॉपर्टीज रहती है, बहुत बार क्या होता है REIT के खुद के मॉल होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनकी जो ओन प्रॉपर्टी है उस पे उनको जो रेंटल इनकम मिलता है ना वो इनके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1023 FCA। मैंने क्या बोला, REIT, ये सिर्फ REIT के लिए बात कर रहा हूं। तो REIT को उनकी ओन प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम मिलता है, वो रेंटल इनकम पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 1023 FCA, बट दैट रेंटल इनकम इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। सर यूनिट होल्डर के हाथ में कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा, तो मैं बताऊं नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा। जो यूनिट होल्डर की नॉर्मल टैक्स रेट रहेगी वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा, और यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा 194 LBA में। टीडीएस का रेट क्या रहेगा, अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी यूनिट होल्डर है तो टीडीएस का रेट रहेगा रेट इन फोर्स। रेट इन फोर्स में जो भी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट होती है वही तुम्हारा, उसी रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा, बट अगर रेजिडेंट यूनिट होल्डर है तो 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना,
जो भी बिजनेस ट्रस्ट की अदर इनकम होती है उस पे क्या होगा, जो बिजनेस ट्रस्ट है उसकी अदर इनकम होती है वो अदर इनकम पे क्या होगा। तो मैं बता दूं बिजनेस ट्रस्ट की जो अदर इनकम होती है ना वो अदर इनकम पे क्या होगा, अगर वो एलटीसीजी 112 वाला है मींस एलटीसीजी जो है उस पे 20% से टैक्स लगेगा, अगर वो एसटीसीजी 111 वाला है तो उस पे 15% से टैक्स लगेगा, और अगर वो एनी अदर इनकम है बिजनेस ट्रस्ट की तो उस पे एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। यहां पे एमएमआर ये 35% नहीं रहेगा, एमएमआर है वो तुम्हारा 42 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। एमएमआर मींस तुम्हारा जो भी 30% प्लस 37 प्लस 4% वो तुम्हारी एमएमआर आ जाएगी। तो मैंने क्या बोला, देखो बेटा, अगर बिजनेस ट्रस्ट की जो अदर इनकम है, अदर इनकम मींस डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी एंड आरईआईटी का रेंटल इनकम, उनको छोड़ के बाकी जो भी अदर इनकम है, अगर उसमें एलटीसीजी है तो 20% टैक्स लगेगा, एसटीसीजी 111 वाला है तो 15% टैक्स लगेगा, और ऑल अदर इनकम है वो एमएमआर की रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। और मैं बता दूं जब इस पे ऑलरेडी एमएमआर की रेट से बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स भर दिया है तो यूनिट होल्डर के हाथ में सब इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है ड्यू टू सेक्शन 1023 एफडी। 1023 एफडी की रेट से वो की वजह से पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो एक बात बताऊं मैं आपको, आप इसको ऐसे याद रखो ना, बड़ा सिंपल हो जाएगा कि बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ऑल इनकम टैक्सेबल है, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ऑल इनकम टैक्सेबल है एसपीवी के इंटरेस्ट को छोड़ के और आरईआईटी का रेंटल इनकम को छोड़ के। जो आरईआईटी को रेंटल इनकम मिलता है वो टैक्सेबल है करके, ठीक है, सॉरी वो एग्जेम्प्ट है, और जो एसपीवी से इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, बाकी जितनी भी इनकम जो बिजनेस ट्रस्ट को होती है वो सब टैक्सेबल है। तो मैंने क्या बोला, ये जो बिजनेस ट्रस्ट है, इस बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में जो भी इनकम आती है वो सब टैक्सेबल है, दो को छोड़ के, एक तो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी और दूसरा आरईआईटी को जो ओन प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम मिलता है वो दो एग्जेम्प्ट है ड्यू टू सेक्शन 1023 एफसी एंड एफसीए। और मैं बोलूं यूनिट होल्डर के हाथ में हर चीज एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर के हाथ में हर चीज एग्जेम्प्ट है, सिर्फ दो ही चीजें टैक्सेबल है, क्या, एक तो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी और दूसरा तुम्हारा इंटरेस्ट फ्रॉम जो एसपीवी से आया वो वाला, और अगर आरईआईटी का जो रेंटल इनकम आता है वो टैक्सेबल है, सिर्फ दो चीजें हैं वो टैक्सेबल हो जाती है यूनिट होल्डर के हाथ में। अब एक चीज समझना, जो यूनिट होल्डर है वो यूनिट होल्डर अगर मान लो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेचता है, तो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट लिस्टेड होती है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो उसको अगर बेचता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112A के हिसाब से मोर देन 1 लाख वाला है वो टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 10%, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो 111A में 15% की रेट से टैक्सेबल होगा। तो यूनिट होल्डर जब भी ये यूनिट को बेचेगा, यूनिट होल्डर यूनिट को बेचेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 112A के हिसाब से 10% से टैक्सेबल लग होगा इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 15% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 111A। अब एक और चीज समझना, यहां पे सर, यहां पे जो बिजनेस ट्रस्ट को इनकम होती है, जो बिजनेस ट्रस्ट को इनकम होती है और जो यूनिट होल्डर को बांटी जाती है, तो यूनिट होल्डर के हाथ में जो नेचर एंड प्रपोर्शन वो ही लिया जाएगा जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बिजनेस ट्रस्ट को इस साल में जो इनकम होती है और जो यूनिट होल्डर को बांटी जाती है वो यूनिट होल्डर के हाथ में नेचर एंड प्रपोर्शन सेम लिया जाएगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल के बिजनेस ट्रस्ट को 100 करोड़ का इनकम हुआ, 100 करोड़ में मान लो 20 करोड़ एसपीवी से इंटरेस्ट था और 80 करोड़ अदर इनकम था। आउट ऑफ दैट सपोज 50 करोड़ इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर, तो यूनिट होल्डर के हाथ में 10 करोड़ एसपीवी का इंटरेस्ट लेंगे और 40 करोड़ अदर इनकम लेंगे। और आई कैन से दैट मैं एक यूनिट होल्डर हूं, मुझे जो इस साल 10,000 मिला तो मैं बोलूंगा इस 10,000 में से 2,000 इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी है एंड 8,000 अदर इनकम है, मींस 2,000 मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा और 8,000 मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मैं बता दूं जो नेचर एंड प्रपोर्शन रहता है वो हमेशा सेम लिया जाता है इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर, जो नेचर एंड प्रपोर्शन उस बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में था। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने आपको बोला कि भैया ये जो बिजनेस ट्रस्ट है, इस बिजनेस ट्रस्ट को यहां एसपीवी से जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो इंटरेस्ट इसके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। मैंने डिविडेंड का क्या बताया, मैंने बोला डिविडेंड के केस में क्या होता है कि ये जो एसपीवी है वो डीडीटी पे कर देती है, एसपीवी डीडीटी पे कर देती है, तो उस केस में इन्वेस्ट जो बिजनेस ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 115 बीबीडीए। अब यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर ये बिजनेस ट्रस्ट जो है, ये बिजनेस ट्रस्ट अगर एसपीवी के 100% शेयर होल्ड करता है, अगर ये बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी के 100% शेयर होल्ड करता है, एंटायर शेयर कैपिटल है वो अगर एसपीवी की होल्ड करता है, कितनी, एंटायर शेयर कैपिटल, एंटायर शेयर कैपिटल है वो अगर एसपीवी की होल्ड करता है, और भैया एसपीवी ने जो इनकम कमाया वो करंट इनकम में से, करंट इनकम में जिस दिन 100% होल्डिंग हुआ उसके बाद एसपीवी ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से अगर एसपीवी कोई डिविडेंड देती है बिजनेस ट्रस्ट को, तो यहां एसपीवी को डीडीटी पे करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैंने क्या बोला,
नॉर्मली क्या होता है कि एसपीवी जब डिविडेंड देगी तो उस पर डीडीटी पे करेगी और बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 115 बीबीडीए। अब एक बात बताओ, अगर एसपीवी का एंटायर शेयर कैपिटल बिजनेस ट्रस्ट हेल्ड करता है, एसपीवी का एंटायर शेयर कैपिटल बिजनेस ट्रस्ट हेल्ड करता है और जिस दिन 100% शेयर होल्डिंग हुई उसके बाद से अगर जो प्रॉफिट कमाया उसमें से एसपीवी डिविडेंड देती है, तो एसपीवी को डीडीटी पे करने की जरूरत ही नहीं है, 115 वो लगेगा ही नहीं। और मैं बता दूं वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट एज वेल एज द यूनिट होल्डर। मींस कहीं पे टैक्स नहीं, इधर डीडीटी भी भरने की जरूरत नहीं, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट और यूनिट होल्डर के हाथ में भी वो डिविडेंड है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक कंसेप्ट आता है दैट इज द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या होता है कि जैसे मान लो अपन सब लोग हैं एक एसपीवी के शेयर होल्डर है। अब एसपीवी के शेयर होल्डर है तो अपन क्या करते हैं पता है, बिजनेस ट्रस्ट बनाने के लिए पहली एक और चीज ध्यान रखना, ये जो बिजनेस ट्रस्ट है उसका एसपीवी कोई कंपनी इंडियन कंपनी तभी एसपीवी माना जाता है जब बिजनेस ट्रस्ट उसमें कंट्रोलिंग पावर रखता है, मींस 50% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग रखता है तो ही उस केस में वो एसपीवी बनेगा, अदरवाइज एसपीवी नहीं बनेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक एसपीवी है, एक कंपनी है मान लो जिसको हमको एसपीवी बनाना है बट 100% शेयर होल्डर अपन है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बिजनेस ट्रस्ट बनाना है तो अपन एसपीवी के शेयर बिजनेस ट्रस्ट को देंगे और बिजनेस ट्रस्ट अपने को यूनिट देगा। तो आपने एसपीवी के शेयर बिजनेस ट्रस्ट को दिए, बिजनेस ट्रस्ट ने आपको यूनिट दी। मैं बता दूं ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, इसमें कैपिटल गेन नहीं लगता ड्यू टू सेक्शन 47। मींस आप स्पॉन्सर हो, आपने एसपीवी के शेयर दिए, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट आपके पास आ गई, ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, इस केस में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेचेंगे तो टैक्स लगेगा? आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लोगे? एसपीवी के शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे? एसपीवी के शेयर से। पता चला या नहीं चला? चला। तो देखो बेटा, मैंने बोला आप स्पॉन्सर हो, आप एसपीवी के शेयर बिजनेस ट्रस्ट को देते हो, बिजनेस ट्रस्ट आपको यूनिट दे देता है। आप एसपीवी के शेयर बिजनेस ट्रस्ट को देते हो, बिजनेस ट्रस्ट आपको यूनिट देता है। ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब भी आप बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेचोगे टैक्स लगेगा। कॉस्ट किसका लोगे? एसपीवी के शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे? एसपीवी के शेयर से। और अगर इंडेक्सेशन होता है तो इंडेक्सेशन भी एसपीवी के शेयर से लोगे, बट इंडेक्सेशन नहीं होगा क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट जब भी आप बेचोगे तो 112A लगेगा और 112A के हिसाब से इंडेक्सेशन नहीं होता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज बताना, बिजनेस ट्रस्ट है ना, उसको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दे हैव टू मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, उनको अपना स्टेट रिटर्न है वो मैंडेटरीली फाइल करना पड़ेगा। और एक और चीज बता दो, जो बिजनेस ट्रस्ट है ना उनको हर साल 30 जून तक अपने यूनिट होल्डर को यह बताना पड़ेगा कि उनकी इनकम कौन से नेचर की है, कौन से प्रपोर्शन की है, कितनी इनकम है और कितनी इनकम बांटी गई है। ये सब चीजें बतानी पड़ेगी किसको? बिजनेस ट्रस्ट को, यूनिट होल्डर को। कब तक? 30 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मींस प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया उसके अगले साल 30 जून तक करके, ठीक है। और उनको उसको भी बतानी पड़ेगी किसको? इनकम टैक्स अथॉरिटी को, जो भी कमिश्नर रहता है कमिश्नर को भी बतानी पड़ेगी अप टू 30 नवंबर तक करके। चलो इस टॉपिक को एक बार मैं वापस से क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान देना करके, ठीक है। देखो बेटा, आप ऐसे याद रखोगे, सबसे ऊपर यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर विल इन्वेस्ट इन द बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट विल इन्वेस्ट इन द एसपीवी। एसपीवी से डिविडेंड मिला बिजनेस ट्रस्ट को, डीडीटी एसपीवी पे करेगी, उसके हाथ में एग्जेम्प्ट है बट सब्जेक्ट टू 115 बीबीडीए, और वो डिविडेंड यूनिट होल्डर के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट है ड्यू टू सेक्शन 1023 एफडी। अब एक बात समझना, एसपीवी से इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है ड्यू टू सेक्शन 1023 एफसी, बट दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर एट द रेट 5% इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, एंड अगर रेजिडेंट है तो उस केस में नॉर्मल टैक्स रेट। टीडीएस कटेगा 194 एलबीए में। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट पे किया बिजनेस ट्रस्ट ने तो 5%, अगर रेजिडेंट को किया तो 10% की रेट से। अब एक और चीज समझना, आरईआईटी के लिए, सिर्फ आरईआईटी के लिए, आरईआईटी की जो ओन प्रॉपर्टी होती है वो ओन प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम मिलता है, वो पूरा एग्जेम्प्ट है आरईआईटी के हाथ में। आरईआईटी के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट है बट इट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा नॉर्मल टैक्स रेट किससे? नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो भी नॉर्मल टैक्स रेट से। टीडीएस कटेगा 194 एलबीए में, कौन सी रेट से कटेगा? तो एक बात समझना, अगर मान लो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी यूनिट होल्डर है तो रेट इन फोर्स से, और अगर रेजिडेंट यूनिट होल्डर है तो 10% से। अब एक चीज समझना, बिजनेस ट्रस्ट की जो भी बाकी जितनी भी इनकम होती है, अगर वो एलटीसीजी है तो उस पर 20% से टैक्स लगेगा, एसटीसीजी ट्रिपल बने वाले पे 15% पे, और बाकी जितना भी इनकम है उस पर बिजनेस ट्रस्ट को एमएमआर की रेट से टैक्स लगेगा। और जितनी भी ये इनकम है यूनिट होल्डर को जाती है तो यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो मैं बता दूं, यूनिट होल्डर के हाथ में दो ही इनकम टैक्सेबल है, एक तो जो एसपीवी से इंटरेस्ट आता है वो वाला करके, ठीक है, और दूसरा यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है कौन सा? रेट का रेंटल इनकम करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, अगर ये बिजनेस ट्रस्ट इस एसपीवी का एंटायर शेयर कैपिटल रखता है
और एंटायर शेयर कैपिटल जिस दिन होल्ड किया उसके बाद जो प्रॉफिट कमाया उसमें से अगर वो डिविडेंड देते हैं तो उस पर डीडीटी भी पे करने की जरूरत नहीं है, और बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में जो डिविडेंड है वो भी टैक्सेबल बिल्कुल भी नहीं होगा, उनके हाथ में भी और यूनिट होल्डर के हाथ में, दोनों के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट है। 115 बीबीडीए वगैरह भी यहां पे नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, अगर आप स्पॉन्सर हो, आप क्या करते हो कि एसपीवी के शेयर देते हो, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिलती है, वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, टैक्स नहीं लगता। लेकिन जब भी आप बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट बेचोगे तो उस केस में टैक्स लगेगा। कॉस्ट किसका लोगे? एसपीवी के शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से? एसपीवी के शेयर से। और इंडेक्सेशन तो होता नहीं है तो उसकी बात करने की जरूरत भी नहीं है करके, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या करना पड़ेगा। एक और चीज समझना, यहां पे मैंने आपको बोला था कि बिजनेस ट्रस्ट अगर एसपीवी के एंटायर शेयर कैपिटल रखता है तो उस पर डीडीटी नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर उसमें कुछ शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट वगैरह होल्ड कर रही है, कोई शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट होल्ड करती है, गवर्नमेंट बॉडी होल्ड करती है करके, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट के डायरेक्शन से कोई पर्सन होल्ड करता है, तो उस केस में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करके, ठीक है। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि अगर एक बिजनेस ट्रस्ट है, वो किसी बिजनेस ट्रस्ट जो है वो किसी एसपीवी का 93% शेयर होल्ड करता है और 7% अपनी गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो चलेगा, ये मान लिया जाएगा कि वो एंटायर शेयर कैपिटल उसका होल्ड कर रहा है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो, उसके बाद एक टॉपिक दैट इज द इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फंड जैसे आपने नाम सुना होगा वेंचर कैपिटल फंड, इट्स लाइक सेम ओनली करके, ठीक है। अब एक बात समझना, इन्वेस्टमेंट फंड में क्या होता है कि यूनिट होल्डर होते हैं और वो इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा लगाते हैं। यूनिट होल्डर होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा लगाते हैं और इन्वेस्टमेंट फंड जो भी इनकम होती है वो यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब यहां पे चीजें समझना, बिकॉज इस साल से यहां पे अमेंडमेंट है। अब एक चीज समझना, मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है ना, उसके हाथ में जो भी इनकम होती है वो सब इनकम एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट पीजीबीपी। पीजीबीपी की इनकम है वो टैक्सेबल होगी इन्वेस्टमेंट फंड लेवल पे, और यूनिट होल्डर के हाथ में मैं बता दूं जितनी भी इनकम है वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी को छोड़ के। पीजीबीपी को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम है वो यूनिट होल्डर को टैक्सेबल होती है। तो मैं बताऊं, इन्वेस्टमेंट फंड की जो भी इनकम होगी वो सब इनकम एग्जेम्प्ट है पीजीबीपी को छोड़ के। मींस पीजीबीपी है वो टैक्सेबल है इन्वेस्टमेंट फंड लेवल पे और बाकी सब इनकम टैक्सेबल है यूनिट होल्डर के लेवल पे। अब एक चीज समझना, जब बाकी सब इनकम टैक्सेबल है यूनिट होल्डर के लेवल पे, तो जब भी इन्वेस्टमेंट फंड इनकम देगा यूनिट होल्डर को, वो टीडीएस काटेगा। टीडीएस कौन सी सेक्शन में काटेगा? 194 LBB में। टीडीएस का रेट क्या रहेगा? अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो रेट इन फोर्स, और अगर रेजिडेंट है तो 10% की रेट से टीडीएस काटेगा। अब एक चीज समझना, इन्वेस्टमेंट फंड की टैक्स रेट क्या होती है? तो मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट फंड की जो टैक्स रेट होती है ना, वो टैक्स रेट, अब आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट फंड की टैक्स रेट की क्या जरूरत है? इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एक पीजीबीपी की इनकम टैक्सेबल है ना। तो इन्वेस्टमेंट फंड की टैक्स रेट क्या रहती है? अगर इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फिर फर्म के फॉर्मेशन में है, जो कंपनी या फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वेस्टमेंट फंड है, तो 30% की रेट से, और किसी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एओपी बीओआई बना के आपने इन्वेस्टमेंट फंड बनाया तो उस केस में एमएमआर की रेट से टैक्स लगेगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना। इन्वेस्टमेंट फंड एंड यूनिट होल्डर, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में सब इनकम एग्जेम्प्ट है, पीजीबीपी टैक्सेबल है। कौन सी रेट से? कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म है तो 30%, अदरवाइज है तो एमएमआर। और यूनिट होल्डर के हाथ में ऑल इनकम टैक्सेबल है पीजीबीपी को छोड़ के, ऑल इनकम टैक्सेबल है पीजीबीपी को छोड़ के। अब यहां इन्वेस्टमेंट फंड जब यूनिट होल्डर को जो भी पेमेंट करेगा उस टाइम पे टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, टीडीएस कौन सी रेट से काटेंगे? नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी यूनिट होल्डर है तो आपका रेट इन फोर्स, और अगर रेजिडेंट है तो 10% की रेट से टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194 LBB। अब एक और चीज समझना आप लोग, यहां इंटरेस्टिंग पार्ट देखो बेटा, जो इन्वेस्टमेंट फंड को इस साल इनकम होती है और जितनी इनकम यूनिट होल्डर को जाती है, उन दोनों का नेचर एंड प्रोपोर्शन सेम रहेगा। मतलब जिस नेचर एंड प्रोपोर्शन की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में थी, वो सेम नेचर एंड प्रोपोर्शन है वो तुम्हारे यूनिट होल्डर के हाथ में लिया जाएगा। बट यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, समझना। इस बार इन्वेस्टमेंट फंड को 10 करोड़ का इनकम हुआ। कितना हुआ? 10 करोड़ का। बट डिस्ट्रीब्यूट 7 करोड़ किया। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 7 करोड़। तो भी ये मान लिया जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूट 10 करोड़ किया है और पूरा यूनिट होल्डर के हाथ में 10 करोड़ टैक्सेबल होगा। मैंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट फंड है, उसको टोटल इनकम था 10 करोड़ का। Out of 10 crore, they distributed only 7 crore. Out of 10 crore, they distributed only 7 crore. Then also it is presumed that they distributed total 10 crore and it will be taxable in hands of unit holder. इसका मतलब टीडीएस भी पूरे 10 करोड़ पे कटेगा, बिकॉज ऑन द लास्ट डेट इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द यूनिट होल्डर। अब एक और चीज समझना आप लोग, अब एक और चीज समझना, सर टीडीएस भी पूरे पे कट जाएगा? आंसर इज यस। अब एक बात बताओ, अभी आपने इस साल 7 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूट किया बट उसके हाथ में टैक्सेबल पूरा 10 करोड़ हो गया। अब नेक्स्ट ईयर वो रिमेनिंग 3 करोड़ अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या 3 करोड़ पे टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स लग चुका है।
जब ऑलरेडी 10 करोड़ पे लग चुका है तो भैया जब वो 3 करोड़ नेक्स्ट ईयर में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3 करोड़ पे वापस कोई यूनिट होल्डर को टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि सर एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट फंड को लॉस हुआ तो क्या होगा? तो मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट फंड को जो लॉस होता है, लॉस अगर अभी तक पहले लॉ क्या था पता है कि अगर प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, तो इनकम में पीजीबीपी का इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होगा, बाकी सब इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी। अगर लॉस होता था तो लॉस इन्वेस्टमेंट फंड खुद ही सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेगा। लॉस जो होता था वो इन्वेस्टमेंट फंड खुद ही सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेगा। अब एक चीज समझना, इन्होंने इस बार अमेंडमेंट किया और इन्होंने बोला कि अगर देखो पीजीबीपी का लॉस है तो क्या होगा, पीजीबीपी का लॉस है तो इन्वेस्टमेंट फंड खुद सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड भी इन्वेस्टमेंट फंड ही करेगा पीजीबीपी का लॉस, क्योंकि पीजीबीपी की इनकम भी इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल है, तो पीजीबीपी का लॉस हुआ तो भी इन्वेस्टमेंट फंड खुद ही उसको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड भी करेगा। अगर अदर हेड के लॉसेस है तो पहले सेट ऑफ करेगा इन्वेस्टमेंट फंड, और अदर हेड के कोई लॉसेस है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थे यूनिट होल्डर में, बट इस साल से बाय प्रीवियस ईयर 1920 से ये अमेंडमेंट किया बाय फाइनेंस एक्ट 2019 निर्मला सीतारमण जी ने, और बोला अगर अदर हेड के लॉसेस होते हैं तो आफ्टर सेटिंग पहले बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट फंड सेट ऑफ कर देगा, अगर उनका कुछ होता है तो जो भी लॉस बचेगा वो लॉस यूनिट होल्डर को पास किया जाएगा। मींस लॉस भी यूनिट होल्डर को दिया जाएगा, इनकम जैसे देते थे वैसे लॉस भी दिया जाएगा, लेकिन एक चीज समझना, लॉस सिर्फ उसी यूनिट होल्डर को दिया जाएगा जिसने लास्ट 12 मंथ तक यूनिट होल्ड की थी। तो अगर कैपिटल गेन हेड का लॉस है या आईएफओएस का लॉस है या कोई भी लॉस है तो वो लॉस यूनिट होल्डर को पास ऑन किया जाएगा इस साल से। प्रीवियस ईयर 1920 में अगर कैपिटल गेन हेड का वगैरह अगर लॉस होता है या आईएफओएस का लॉस होता है तो वो यूनिट होल्डर को दिया जाएगा, बट उसी यूनिट होल्डर को दिया जाएगा जिसने लास्ट 12 मंथ तक यूनिट होल्ड की थी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, अब एक और चीज समझना, लेकिन सर क्वेश्चन ही आता है कि अगर 12 मंथ तक यूनिट होल्ड नहीं की थी तो लॉस नहीं दिया जाएगा, क्या वो लॉस इन्वेस्टमेंट फंड खुद कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? आंसर इज नो। ऐसा कहीं क्लैरिटी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से मेरा इंटरप्रिटेशन ये बोलता है वो वाला लॉस लैप्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब 12 मंथ तक आपने यूनिट होल्ड की थी, उसी को लॉस है वो लॉस दिया जाएगा, बाकी वाला लॉस है वो छोड़ दिया जाएगा, और पीजीबीपी का लॉस है तो वो इन्वेस्टमेंट फंड खुद ही उसको कैरी फॉरवर्ड वगैरह करेगा। अब एक और चीज समझता, सर ये अमेंडमेंट तो इसी साल से हुआ, अगर जो पुराने लॉसेस पड़े हैं कैपिटल गेन हेड के वगैरह आईएफओएस के, देखो आईएफओएस के तो कैरी फॉरवर्ड होता नहीं है, बट मान लो कैपिटल गेन का 31 मार्च 2019 को लॉस है, वो लॉस तो इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में है, क्योंकि पहले तो इन्वेस्टमेंट फंड खुद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करता था लॉस। जो तो 31 मार्च 2000